हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। टॉप इंपोर्टेंट पीवाईक्यू मिलने वाले हैं। सारे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। आपको डेट सहित क्वेश्चन मिलेंगे एंड हर क्वेश्चन में आपको व्याख्या मिलने वाली है गाइस। तो व्याख्या से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं गाइस। बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते बिना देरी करते हुए। पहला ही क्वेश्चन गाइस आपको टफ क्वेश्चन मिलने वाला है, जो ऑलरेडी एग्जाम में सीटेट ने पूछा है। कब पूछा है आपके सामने ऊपर डेट भी दिख रही है गाइस। यह क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में जुलाई वाले एग्जाम में। हिस्ट्री से संबंधित है, सोर्स वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है गाइस, भारत का आर्थिक इतिहास किसने लिखा है? गाइस क्वेश्चन दिया गया है, हु रॉट इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन दिया गया दादा भाई नौरोजी, बी दिया गया सिद्धार्थ, सी दिया गया रोमला थापर एंड डी दिया गया है गाइस बिपिन चंद्र। तो इसका आंसर गाइस क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। क्या हो जाएगा? आरसी दत्त। क्या गाइस? इसका आंसर है गाइस आरसी दत्त। एंड इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन के बारे में कि जो आरसी दत्त थे वो कौन थे। वो थे एक इतिहासकार, 20वीं सदी के थे गाइस। जी आप लिख लीजिए। एंड इनने जो पुस्तक लिखी है, पुस्तक आपके सामने है, आर्थिक विकास। अब आर्थिक विकास में क्या था, जी आपको पता होना चाहिए। यदि डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा सीटेट में तो वो आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी होना चाहिए। तो यह पुस्तक थी, यह पुस्तक ब्रिटिश काल में भारत की आर्थिक मंदी के कारणों को उजागर करती है। इस पुस्तक में यह बताया गया है। एंड ब्रिटिश उपनिवेशिक काल में जो कृषि, उद्योग, व्यापार इन सबको प्रभावित किया है ना, तो उस टाइम की जो सारी चीजें इस बुक में बताई गई हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उपनिवेशिक काल में कृषि, उद्योग, व्यापार को बड़ी मंद तरीके से मतलब प्रभावित किया गया था। एक टाइप से शोषण पूरा हो रहा था। तो वो सारा सिस्टम, रीजन्स, ये सारी चीजें उजागर की गई इस बुक में, जो आरसी दत्त जी द्वारा प्रकाशित किया गया है 20वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अपन को देखना है सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है गाइस, यह क्वेश्चन पूछा गया 2017 सितंबर में। ये है क्वेश्चन पॉलिटी से। क्वेश्चन दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तथ्य किस भाग में हैं? गाइस क्वेश्चन दिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इन विच पार्ट। तो आई थिंक आपको पता ही होगा इसका आंसर क्या है, किस भाग में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछ पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही। क्या गाइस? चौथे भाग में। अब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए डीपीएसपी के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये पता है, भाग पता चल गया है। आर्टिकल क्या है, कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल गाइस 36 से लगा के 51 तक है। इस आर्टिकल में राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, जिनका उद्देश्य क्या है। अब यदि वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, डीपली क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो आपको 4 लाइनें रख देंगे, तो वो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इनका उद्देश्य भारत की एक सामाजिक, आर्थिक और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारत के सामाजिक, आर्थिक, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये उद्देश्य किनका? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का। अब आपको ऑप्शन दे देंगे, सामाजिक की जगह और कुछ रख देंगे, तो इससे आप गड़बड़ हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन में आप भटक जाएंगे। तो आपको सिर्फ 2 चीजें रखना है कि आप पता होना चाहिए कि सामाजिक और आर्थिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट गाइस, इसमें एक और चीज और है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो जी लिए गए आयरलैंड से। आई थिंक सभी दोस्तों को पता होगा। और आयरलैंड ने कहाँ से लिए? तो उन्होंने लिए स्पेन से। तो गाइस जी पूरा क्वेश्चन है। थोड़ा सा के बाद बोर्ड भी लिख लीजिए, डीपली अगर अंदर जाएंगे क्वेश्चन वाले एग्जाम यदि अंदर जा रहा है तो वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है गाइस। पहली बात ये है कि देखो, इसमें जो पूरे राज्य की नीति निर्देशक तत्व इनको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, यानी उदार बौद्धिक। तो समाजवादी में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? अब वो आपको क्या करेंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, फिर पूछेंगे इसके बाद इसमें से कौन सा आर्टिकल समाजवादी का अंतर्गत नहीं आता है। तो समाजवादी में आएंगे गाइस 38, 39 एंड 40। एंड गाइस इसके बाद गांधीवाद में कौन कौन से आएंगे? गांधीवादी में आएंगे गाइस 40 हो जाएगा। 40 के बाद कौन सा हो जाएगा? 43 हो जाएगा। एंड 43 के बाद हो जाएगा गाइस 47, जो हो जाएंगे गांधीवादी में। और उदार बौद्धिक में कौन कौन हो जाएंगे? उदार बौद्धिक में आप देख लीजिए, इसमें हो जाएंगे गाइस 40। एंड इसके बाद नो, इसमें हो जाएंगे गाइस 44 हो जाएगा, 44 उदार बौद्धिक में, जिसमें आपको पता है जिस यूसीसी रहते हैं
संहिता महिता के बारे में बताया गया है ना, तो उसमें 44 भी आ जाएगा, 45 भी आ जाएगा एंड 48 आ जाएगा। तो ये सारे आर्टिकल हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। हल्का सा विस्तार मैंने कर दिया है, अब क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जी क्वेश्चन दिया गया मानसून के बारे में। क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है। मानसून को ऋतु पवन क्यों कहा जाता है? भाई यार, मानसून कॉल्ड सीजनल विंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया गया दिशा स्थिर रहती है, बी दिया गया है दिशा ऋतु के अनुसार बदलती रहती है, सी दिया गया केवल वर्षा लाती है एंड गाइस डी दिया गया समुद्र से आती है। तो इसका आंसर आई थिंक कुछ दोस्तों को पता होगा, सभी दोस्तों को पता हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। इसका आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर बी सही। दिशा ऋतु के अनुसार बदलती रहती है, यही इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्शन चेंज सीजनली। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा हल्का सा आपको मानसून के बारे में पता होना चाहिए गाइस। मानसून देखो, मानसून जब आता है तो दो भागों में आता है। पहला पहला भाग क्या रहता है? पहला भाग रहता है दक्षिण पश्चिम मानसून। जो वो दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे प्रमुख होता है, क्योंकि 75 वर्षा तो इसी से हो जाती है दोस्तों। सबसे पहले कहाँ आता है? केरल में आता है, और फिर इसके बाद ये दोनों भागों में बढ़ जाता है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। तो जी आपको पता होना चाहिए। किसी किसी दोस्तों को पता होगा सर ओनली अरब सागर में वर्षा करता है, तो बंगाल की खाड़ी में भी जाता है जी। दोनों भाग में डिवाइड करता है, और कितना होता है जी? होता है 75%। जी आपको गाइस पता होना चाहिए। 75% वर्षा मतलब ये कर देता है। तो कौन सा है? पहला है कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल में आता है, और इसकी अवधि क्या होती है जो क्वेश्चन में पूछा गया है? तो 100 से लगा के 120 दिन तक, मतलब कि 120 दिन तक इसकी अवधि होती है, मतलब इतने दिन तक वर्षा करता रहता है। तो जी हो गया। इसके बाद जो दूसरा मान मतलब दो भागों में आता है। मैंने पहला भाग आपको बता दिया दक्षिण पश्चिम मानसून। सेकंड गाइस इसका भाग है वो उत्तर पूर्व मानसून, जिसे बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। जो लौटते हुए टाइम पर इसकी मतलब जी कब आता है? तो जी आता है अक्टूबर दिसंबर में, ये आपको पता होना चाहिए। और जो पहला वाला है दक्षिण पश्चिम मानसून, जी कब आता है? जी आता है जून से सितंबर में। तो थोड़ी बारीकी बारीकी चीजें हैं दोस्तों, बारीकी बारीकी चीजें हैं, ये आपको क्वेश्चन में 100% फंसाएंगी। वो आपको पूछ लेंगे, क्या रख देंगे? मंथ के नाम रख देंगे। मतलब जून से सितंबर इसकी है दक्षिण पश्चिम मानसून की। उत्तर पूर्व की क्या? उत्तर पूर्व की है दिसंबर, मतलब कि इसकी है क्या? अक्टूबर से दिसंबर। और गाइस जी जब जी लौटता हुआ मानसून आता है ना, तो जी करता है कहाँ पर वर्षा? जी करता है आंध्र प्रदेश। कहाँ करता है? आंध्र प्रदेश में करता है। एंड इसके बाद कहाँ पर करता है? तमिलनाडु में करता है। तो जी मतलब लौटते टाइम यहाँ पर बारिश करता है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में वर्षा करता है। तो दो प्रकार के मानसून के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सबसे लेकिन अधिक वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, जो केरल में सबसे पहले वर्षा करता है एंड इसके बाद ऊपर जाता है वो पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में सबसे मतलब उत्तर पूर्व में सबसे ज्यादा इसकी बारिश होती है, जो सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है वो मेघालय में होती है, मौसम में। जी आई थिंक इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा, डीपली में नहीं जाए। तो बस मानसून के बारे में यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 का आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है दोस्तों। यहाँ से एसडीआई के बारे में क्वेश्चन हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, जो सीटेट में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कब? ये पूछा गया है 2018 में। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल नहीं है? मतलब दिस इज नॉट इंक्लूड इस इन एसडीआई। जीवन प्रत्याशा, बी दिया गया शिक्षा, सी दिया गया प्रति व्यक्ति, एंड डी दिया गया है क्या? उद्योग, मतलब औद्योगिक उत्पादन। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, वैसे दिख रहा होगा कि एसडीआई में गाइस जी नहीं रहता है। उद्योगिक उत्पादन वैसे हट के लग रहा है, और जैसे अब अपन के जीवन से संबंधित चीजें लग रही है। पहला जैसे दिया गया जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, तो तीनों इसके हैं, बट डी वाला नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एसडीआई के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए दोस्तों। थोड़ा यदि आपको इसमें पता चल जाएगा, तो यदि यहाँ से क्वेश्चन कोई बनेगा तो वो आप सही कर जाएंगे। पहली बात तो ये है, मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि एसडीआई किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, आप प्लीज लिख लें। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, को जिसे बोला जाता है क्या? यूएनडीपी इसको बोला जाता है। इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों में सामाजिक आर्थिक विकास को मापा जाता है। किसके आधार पर गाइस? जो मैंने आपको बता दी, सामाजिक और आर्थिक विकास के आधार पर।
ठीक है। प्रति व्यक्ति की मतलब कि मैंने आपको बताया शिक्षा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर सामाजिक और आर्थिक विकास को मापा जाता है। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात गाइस एक और है कि जो भारत की रैंकिंग है वो क्या है। भारत की रैंकिंग आपको पता होना चाहिए, जो 2023 और 24 का जो आंकड़ा प्रेजेंट में है, आप गूगल भी कर सकते हैं, तो में आपको मिलेगा कि 193 देशों में, कितने गाइस, 193 देशों में जो इंडिया की रैंकिंग है वो है 134। 134 है, जो मतलब सही नहीं है। 134 रैंक है इंडिया की 193 देशों में, 0.644 नंबर के साथ जिसकी है वो। अब देखो जो इम्पोर्टेंट बात है, मैंने ये तो आपको बता ही दिया है कि किसके द्वारा, यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी गाइस, ये हुई थी 1990 से। किनके द्वारा हुई थी? तो ये हुई थी पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूल हक, इनके द्वारा, प्लस अपने इंडिया के थे भारतीय जो नोबेल पुरस्कार थे उनका नाम था अमर्त्य सेन। इन दोनों के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में। ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है। एंड थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, जैसे श्रीलंका की रैंक क्या है, तो वो 78 है, चाइना की 75 है। अब श्रीलंका की रैंक 78 किस आधार पर आंकी गई तो पता ही नहीं है। श्रीलंका की कंडीशन तो अपन से अच्छी थोड़ी होगी, आप बताइए उनकी रैंक कितनी अच्छी दिख रही है। जैसे पाकिस्तान की रैंक भी आ जाएगी तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आई डोंट नो, बट रैंकिंग इतनी है जो एग्जाम में बार बार आती है, सो आपको पता चल गया। पूरा एसटीआई मैंने खत्म कर दिया है। अब यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपका क्वेश्चन बाहर जाने वाला गाइस बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीएसटी वाला क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने पिछली वीडियो में किसी में करवाया हुआ है, इससे संबंधित क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन दिया गया है, सही क्रम को आपको बताना है। तो जैसे इसमें दिया गया है असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सबीना बग्या आंदोलन, डी दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर तो हो जाएगा यही सही। इजी क्वेश्चन है। पहले आएगा खिलाफत आंदोलन, फिर आएगा असहयोग आंदोलन, फिर इसके बाद आएगा सबीना बग्या, और डी दिया आएगा कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। आपको पता है सबीना बग्या की डेट क्या है, 30 है। एंड भारत छोड़ो की 1942 है। एंड असहयोग की क्या है, 1920 है। इसकी 1942। तो ये डेट आपको पता होना चाहिए, तो आप सही कर ले जाएंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, संघीय व्यवस्था के बारे में। जैसे कुछ क्वेश्चन जिसमें आपको कॉन्सेप्ट वाली चीज नहीं होगी, मतलब नहीं है बताने का, तो उसमें आपको तुरंत आगे बढ़ जाना। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है 36 नंबर का, सिविक्स यानी पॉलिटी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया भारत में संघीय व्यवस्था का आधार क्या है? तो इसका आधार क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन दिया गया द्विसदनीय संसद, बी दिया गया लिखित संविधान, सी दिया गया न्यायिक पुनरावलोकन, एंड डी दिया गया है शक्तियों का विभाजन। तो गाइस इसका आंसर यही हो जाएगा डी नंबर का, डिवीजन ऑफ पावर्स। मतलब आपको लग रहा होगा जुडिशियल रिव्यू होगा, बट ये नहीं है, इसका आंसर यही है डी वाला। ये क्या है, भारत में संघीय व्यवस्था का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, मैप लॉजिक वाला क्वेश्चन, ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा पठार प्रायद्वीपीय पठार में है? कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है लेकिन मैप वाला। पहला दिया गया छोटा नागपुर पठार, तिब्बत पठार, पामीर का पठार, और एक ऑप्शन दिया गया और नीचे नेक्स्ट पेज पे अल्ताई। तो वैसे आपको दिख रहा होगा, यदि आपने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में थोड़ा बहुत रीड किया है ना गाइस, तो इसका आंसर सही कर जाएंगे आप। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार है जो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। अब आपको प्रायद्वीपीय पठार के बारे में भी पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। क्या पता होना चाहिए? पहली बात तो जो पता होना चाहिए कि सबसे पुराना है, विशाल, मतलब सबसे पुराना है ये प्रायद्वीपीय का पठार, जो बहुत ज्यादा विशालतम है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये गोंडवाना, क्या, जो गोंडवाना लैंड है ना, गोंडवाना लैंड, उसके टूटने से ये बना हुआ है। तो ये बात इसमें हो गई है। ये आप लिख लीजिए प्लीज, कुछ फैक्ट है जो बार बार एग्जाम में आते ही हैं गाइस। और इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि ये त्रिभुजाकार है, मतलब कि ट्रायंगल शेप में जी बना हुआ है। ठीक है, त्रिभुजाकार है जी, इसकी बात हो गई है। एंड इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, जी भी आप पता लगा लीजिए। इसकी ऊंचाई है गाइस 600 से 900 मीटर है। कितनी है गाइस, 600 से 900 मीटर है। तो जी आप प्लीज लिख लीजिए। एंड इसके बाद आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है जी एकमात्र। कैसे बना है, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है, जिसमें दक्कन ट्रैप यानी काली मिट्टी, मध्य उच्च भूमि और छोटा नागपुर का पठार शामिल है।
मतलब इसमें 3 चीजें शामिल है छोटा नागपुर मतलब कि प्रायद्वीपीय पठार में। क्या क्या शामिल है गाइस? पहली बात तो इसमें है दक्कन ट्रैप, यानी जो काली मिट्टी से बना हुआ है। मध्य उच्च भूमि भी इसमें है, एंड इसके बाद है छोटा नागपुर का पठार। ये तीनों शामिल हैं। जो मैं आपको बताऊं, ये तीनों किस लिए समृद्ध हैं, मतलब किस लिए प्रसिद्ध हैं? जी हैं खनिज के लिए। छोटा नागपुर का पठार खनिज के लिए प्रसिद्ध तो है ना, ये आप सबको पता ही है। तो जी किसके लिए? खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यहीं तो सब पाई जाती है, कर्नाटक, जहाँ पर वो खान पाई जाती है कर्नाटक में, सोने वाली खान पाई जाती है। तो आई थिंक सबको पता ही होगा। तो 3 चीजें आपको पता होना चाहिए, दक्कन ट्रैप, मध्य उच्च भूमि एंड छोटा नागपुर का पठार। ये तीनों शामिल हैं किसमें? मतलब प्रायद्वीपीय पठार में। और मैंने आपको सब बता दिया, इसकी ऊंचाई क्या है, किससे बना हुआ है, ठीक है, कितना पुराना भी है जी। तो ये हल्की हल्की चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी भी जाएंगी और आप वहाँ फंसने वाले भी हैं। तो ये चीजें क्लियर कर लीजिए, आपका पेपर किसी भी प्रकार से बाहर जाने वाला नहीं है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अपने को क्वेश्चन देखना है यहाँ पर 38 नंबर का क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से, पॉवर्टी से क्वेश्चन दिया गया है। भारत में गरीबी रेखा किस आधार पर तय की जाती है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है, इसमें क्या मतलब क्वेश्चन दिया, पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ आय, उपभोग व्यय, संपत्ति या रोजगार एंड एम्प्लॉय। तो इसका आंसर गाइस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा क्या? बी सही हो जाएगा, उपभोग व्यय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन रहेंगे बताने लायक, उनमें मैं आपको 100% पूरा बताऊंगा, जैसे आपका क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 39 नंबर का। कांग्रेस का विभाजन हुआ तो 85 नंबर, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 85 में हुआ, या 5 में, या 7 में, या 15 में? तो सभी दोस्तों को पता होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही। क्या हो जाएगा? सी सही। जो कांग्रेस का विभाजन हुआ है ना, वो हुआ है गाइस 1907 में हुआ है। अब थोड़ा देख लीजिए इसके बारे में, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, 1000% क्वेश्चन बनना है यहाँ से। यदि वो आपसे कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा तो स्थापना दिवस पूछ लेंगे, अध्यक्ष पूछ लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, बंगाल विभाजन 1905 के, 1907 पे जाएंगे वो। तो 1907 के बाद थोड़ा आप देख लीजिए, कांग्रेस का यहाँ पर विभाजन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो जी हुआ था सूरत में। एक चीज। सेकंड चीज क्या है, दो भागों में यहाँ पर जो चीजें थी, दो भागों में बट गई थी कांग्रेस, नरमपंथी और गरमपंथी। जो नरमपंथी थे वो कैसे थे गाइस? वो थे बिल्कुल शांतिपूर्ण, मतलब कि शांतिपूर्ण आंदोलन करते थे। वो सिर्फ पत्र के द्वारा, आवेदन करके, रिक्वेस्ट करके ये सारी चीजें करती तो मनमाती थी सरकार को। यदि इनसे सरकार मान जाए तो मान जाए, नहीं मानेगी तो वो कुछ नहीं बोलते थे आगे। यही उनका था, आज नहीं मानेगी, कल नहीं मानेगी, रिक्वेस्ट करेंगे, बार बार बोलेंगे, तो आई थिंक सरकार मान ही जाएगी। बट वो किसी प्रकार से और हथकंडे नहीं अपनाते थे। गर्मपंथी थी कट्टरपंथी। वो बोलते थे जी हमारा हक है, इसे हम लेके रहेंगे। तो वो आंदोलन करते थे और किसी भी द्वारा, बट वो रिक्वेस्ट नहीं करते थे जी आपको समझ लेना है। तो इसी प्रकार से दो भागों में जी बट गई थी। अब आपको देखो इसमें एक चीज है, इनके नेता बार बार पूछे जाते, नेता आप लिख लीजिए। देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, नरम पत्नी के लेखा मतलब नेता कौन थे? तो दो थे सबसे प्रमुख। कौन? रास बिहारी घोष। और मैं आपको बता दूं 1907 में जो अधिवेशन हुआ था सूरत में, उसी के अध्यक्ष थे जी रास बिहारी घोष। ठीक है, उसके क्या थे जी? अध्यक्ष थे। तो कौन है वो? रास बिहारी घोष। ठीक है। सेकंड कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। दो का नाम रख लीजिए आप, गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी घोष। और आप कर्मपंथी में जाएंगे तो कर्मपंथी में आपको मिलेंगे कौन कौन से? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र पाल। ये तीन हैं जो आप बिल्कुल उनको भूल मत जाइए, पेपर में 100% आते ही हैं गाइस, क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। लाल बाल पाल से आप समझ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, देखो ये क्वेश्चन पूछा है पॉलिटी से क्वेश्चन, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे है जी? क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान 73 में संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से, इसके बाद दिया गया है पंचायती राज से, या न्यायपालिका से, या शिक्षा से। तो सभी दोस्तों को पता होगा इसका आंसर पंचायती राज से है। सभी दोस्तों को पता होगा, मुझे नहीं लगता है किसी दोस्त को इसका आंसर पता ना हो। तो किससे है? इसका आंसर है गाइस पंचायती राज, जो बी नंबर का आपको दिख रहा है। अब थोड़ा सा आपको पंचायती राज के बारे में पता होना चाहिए गाइस। देखो मैं आपको बताऊं, जो पंचायती राज था वो 73 में संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था?
इसको लाया गया था। कब जी लाया गया था? 1992 में। एक डेट सिर्फ संविधान संशोधन हुआ था इस टाइम पर, लेकिन पंचायती राज सिस्टम पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? तो जी हुआ था, जी डेट प्लीज आप लिख लीजिए। जी डेट है 24 अप्रैल। क्या है गाइस? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था पूरे देश में। ओके। एंड इसके बाद आपको पता होना चाहिए त्रिस्तरीय थी, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती प्रत्येक ब्लॉक स्तर, एंड थर्ड स्तर था, स्टेज था, वो था जिला स्तर। तो त्रिस्तरीय भी थी। 24 अप्रैल 1993 को जो लागू हुआ था। एंड इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका भाग क्या था? किस भाग में इसको रखा गया था? तो वो था 9। ठीक है गाइस। एंड इसके बाद कौन सी अनुसूची थी? तो अनुसूची भी आपको पता होना चाहिए, अनुसूची थी 11वीं। 11वीं अनुसूची में इसको रखा गया था। और इसके बाद इसकी विषय कितनी थी? तो विषय थी 29। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका पंचायती राज से बाहर जाने वाला नहीं। 29 विषय थे, 11वीं अनुसूची में रखा गया था, भाग था 9 नंबर का, त्रिस्तरीय थी, वो 24 अप्रैल 1993 को जो लागू हुआ था इन होल इंडिया। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, मैंने बता दी। यहाँ से क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी बाहर जाने वाला नहीं है। बस यही आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं तो उसका पूरा तोड़ मड़ोड़ लीजिए। आप क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से आएगा? क्वेश्चन आपका बाहर हो ही नहीं सकता है। तो यही जीके का पढ़ने का पूरा फंडा है। तो बस यही रहा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द से जल्द लेके आता हूँ नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट के साथ, एंड एज वेल एज पूरा आपको मिलेगी व्याख्या। तो गाइस मिलते हैं जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।